वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। इस वीडियो में हम समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स के लगभग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, यदि पूंजी की सीमांत क्षमता ठीक है MEC अगर बाजार ब्याज की दर से ज्यादा है, ठीक है, MEC कितनी है 10% है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है ब्याज की दर 9% है, तो निवेश इससे क्या होगा। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपके पास में दे रखा है लाभदायक नहीं होगा, या बी ऑप्शन आपके पास में है लाभदायक होगा, या फिर सम विच्छेद होगा, या फिर डी ऑप्शन में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो देखिए, जब MEC बाजार ब्याज की दर से ज्यादा होती हैं तो निवेशक क्या करेंगे, निवेश करना उनके लिए लाभदायक होगा, प्रॉफिटेबल होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केन्जियन इकोनॉमी है, उसमें टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है, समग्र मांग अगर समग्र पूर्ति से ज्यादा है, तो क्या होगा, बचत ज्यादा होगी निवेश से, या फिर निवेश ज्यादा होगा बचत से, या फिर ये दोनों बराबर होंगे। तो देखिए, जो समग्र मांग होती है उसमें क्या होता है C+I, और जो समग्र पूर्ति होती है उसमें क्या होता है C+S होता है। अब देखिए यहाँ पे जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा, सेविंग से ज्यादा होगा। तो करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, वैल्यू ऑफ MPC, जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसका मूल्य क्या होता है, 0 से ज्यादा और 1 से कम। ठीक है, 0 और 1 के बीच में होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट शेड्यूल, ठीक है, एक अनुसूची जो किन के बीच में संबंध को बताती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और उस पे किया जाने वाला निवेश, ब्याज की दर और उस पर विभिन्न ब्याज की दरों पर कितना निवेश किया जा रहा है। इस अनुसूची को हम क्या कहेंगे, निवेश की सीमांत क्षमता अनुसूची। ठीक है, MEI। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, नेट इन्वेस्टमेंट इज, शुद्ध निवेश क्या होता है, जो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है सकल निवेश में से हम क्या करेंगे, मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आफ्टर प्रोवाइडिंग फॉर डेप्रिसिएशन, गिसावट व्यय को माइनस कर देंगे निवेश व्यय में से, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, शुद्ध निवेश। फिर MEC इज डायरेक्टली रिलेटेड टू, पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो प्रत्यक्ष रूप से किसके साथ में संबंधित होती है। तो यहाँ पे आपके पास में 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, जो प्रत्याशित आय है उसके साथ में, पूर्ति कीमत के साथ में, या फिर ब्याज की दर के साथ में, या फिर उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष रूप से जो संबंध होता है वो किससे होता है, संभावित आय से होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कीन्स के अनुसार उपभोग का मुख्य निर्धारक तत्व कौन सा होता है। ठीक है, केन्स की जब हम थ्योरी पढ़ते हैं तो कीन्स ने क्या बताया, जो उपभोग होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, लोगों की आय के ऊपर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, कीन्स का जो द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था है उसमें अगर समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम है तो क्या होगा। ठीक है, अभी देखा था हमने, समग्र मांग C+I होती है, और ये अगर समग्र पूर्ति C+S से कम है, इसका मतलब क्या हो गया कि जो बचत है वो निवेश की तुलना में क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, बचत ज्यादा होगी और निवेश क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट, यदि हमारे पास में इक्वेशन दे रखी है C = 60 + 0.6y, ठीक है, ये हमारे पास में एक उपभोग फलन दे रखा है, तो इसमें MPC सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कितनी होगी, ये जो आपका 0.6 है, ठीक है, वो किसको दर्शा रहा है, MPC को दर्शा रहा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शा रहा है। फिर नेक्स्ट है
कीन्स एज्यूम, ठीक है, कीन्स की मान्यता है कि जो उपभोग का उसका आधारभूत नियम है वो कहाँ पे लागू होता है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में लागू होता है कीन्स का उपभोग का नियम, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लागू होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। फिर देखिए नेक्स्ट, कीन्स के अनुसार निवेश का मुख्य निर्धारक तत्व कौन सा है। तो निवेश का जो निर्धारण है उसको समझाने के लिए कीन्स ने क्या किया, पूंजी की सीमांत क्षमता MEC की अवधारणा को लिया है और MEC और बाजार ब्याज की जो दर होती है उसकी तुलना की गई है। तो मुख्य जो निर्धारक तत्व है निवेश का वो कौन सा है, पूंजी की सीमांत क्षमता MEC। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रयोज्य आय कितनी है, बढ़ के 500 से 600 हो जाती है तो कंजप्शन जो है वो 470 से 560 हो जाता है, ठीक है, 560 472। तो MPC कितनी होगी, तो MPC होती क्या है, उपभोग में परिवर्तन लेते हैं अपन, सबसे पहले होता है आपका डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। तो यहाँ पे देखिए जो कंजप्शन है उसमें कितना चेंज हुआ, 470 से 560 कितना चेंज हुआ, 90 का। और इसमें हम डिवाइड करेंगे, इनकम में कितना चेंज हुआ, 500 से 600, ये 100 का चेंज हुआ तो कितना हो जाएगा 0.9, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में समग्र मांग जो होती है वो किसके बराबर होती हैं, उपभोग और निवेश के योग के बराबर होती हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। समग्र मांग C+I होती हैं और समग्र पूर्ति एग्रीगेट सप्लाई क्या होती हैं, C+S होती हैं। अगला देखिए, कीन्स की टर्मिनोलॉजी में इन्वेस्टमेंट का मतलब किससे होता है, ठीक है। कीन्स के अनुसार निवेश क्या होता है, तो कीन्स ने जो अपना सिद्धांत दिया था, थ्योरी दी थी, उसमें उसने रियल इन्वेस्टमेंट को लिया था, ठीक है, वास्तविक निवेश को लिया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, रेट ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, बचत में परिवर्तन की दर और आय में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा Y। तो यह आपका क्या होता है, MPS, बचत की सीमांत प्रवृत्ति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर देखिए नेक्स्ट, केंजी अर्थशास्त्र को और किस नाम से जाना जाता है, पूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र कहते हैं, मौद्रिक अर्थशास्त्र कहते हैं, या विवेकशील प्रत्याशाओं का सिद्धांत कहते हैं, या मंदी का अर्थशास्त्र कहा जाता है। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व में 1929 से 33 की अवधि में जो मंदी की स्थिति आई थी उसको दूर करने के लिए कीन्स ने अपने सुझाव दिए थे, इसलिए जो केंजी अर्थशास्त्र उसको हम मंदी का अर्थशास्त्र कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसके कारण जो उपभोग फलन है वो शिफ्ट होगा, तो उपभोग फलन जो शिफ्ट होगा वो किस वजह से होगा, कीमत स्तर में परिवर्तन के कारण। अगला देखिए, APC इज डिटरमिन, ठीक है, जो औसत उपभोग प्रवृत्ति होती है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, उपभोग में आय का भाग देखिए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए, कीन्स का जो द्विक्षेत्रीय मॉडल है उसमें जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती है, इसका मतलब क्या हो गया, जो इन्वेस्टमेंट है वो बचत के भी बराबर होगा, I=S होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। फिर देखिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। MPC जो होती है वो इनकम आय बढ़ने के साथ साथ में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति घटती है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में MPC जो होती है पॉजिटिव होती है, धनात्मक, लेकिन 1 से कम होती है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। फिर MPS जो बचत की सीमांत प्रवृत्ति है वो हमेशा धनात्मक होती है, ये गलत है, ठीक है। क्या हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रश्न है, कीन्स के अनुसार सेविंग क्या है, बचत क्या है।
ठीक है। निजी स्तर पर अगर हम देखें तो ये एक तरह से क्या है, अच्छी मानी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम सामाजिक स्तर पर देखें पूरे समाज के हिसाब से तो ये अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ऑप्शन ए।